मोहसिन साहब ने भी ज्वाइन कर ली। मोहसिन साहब अस्सलाम वालेकुम। अगर आप ऑडियो चेक की मोहसिन साहब की, ये थोड़ा सा मुझे मोहसिन साहब। वालेकुम जी अस्सलाम, जी आपको आवाज़ आ रही है? बिल्कुल ठीक है मोहसिन साहब। ये सर जो चार जो हमारे तेज़ फास्ट बॉलर जिसे कह सकते हैं, तेज़ तरीन बॉलर्स जो है ना, वो उसके लिए सेलेक्ट कर ली गए वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के लिए, जिसमें मोहम्मद अब्बास है, मीडियम पेसर है, मोहम्मद अली है, इनका भी हमें पता है, खुरम शहजाद है इनका। अब उबैद शाह के बारे में आप कह सकते हैं कि चले अभी उनका यंग है, पेस अच्छी है, लेकिन आप समझते हैं कि एक मतलब फिर उबैद शाह जैसे टैलेंट को एक टफ दौरे के दौरान उनको उनका डेब्यू करवाया जाए, उनको टेस्ट किया जाए, और अगर खुदा न खास्ता वो परफॉर्म ना कर पाए तो उनको फिर से हमेशा की तरह जैसे पहले होता रहा साइडलाइन करा दिया गया नए आने वाले यंग स्टार्स को। अच्छा, ऐसा है कि ये जो टेस्ट होता है ना जी, टेस्ट के लिए जो बॉलिंग साइड होती है उसकी जो क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि अगर फास्ट बॉलर है या तो वो बहुत क्विक होगा या फिर उसके पास वेरिएशन होगी, जिस तरह अब्बास के पास है। तो दूसरा, मोहम्मद अली में, उबैद में और खुर्रम में वो चीज़ें नहीं है जो आप वो उनको ओडीआई में ज़रूर कर सकते हैं, आप उनको टी20 में कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट बॉलिंग नहीं है। टेस्ट बॉलिंग होती थी जिस तरह आपके पास वकार था, वसीम था, शुएब था, ये होती है टेस्ट बॉलिंग। या तो वो बहुत क्विक हो या फिर उसके पास जिस तरह अब्बास मीडियम पेसर है, या जिस तरह आकिब जावेद करता था, या जिस तरह वो कर रहा था आसिफ करता था, ये बॉलिंग होती है। तो ये जो बॉलिंग है ना, ये सीधी बॉलिंग है। ये आपने सिर्फ समझे कि जिस जिस तरह का पहले थे ना, उन्हीं को रिप्लेस किया। ये जिस तरह आपने मोहम्मद अली को देखा है या उबैद को देखा है, तो इनको आप पहले सेशन में देखिए और आखिरी सेशन में देखिएगा तो ये वही परफॉर्मेंस होगी जो आपको बांग्लादेश में नजर आई है। इनमें कुछ नया नहीं है। देखिए, फास्ट बॉलर जो होता है ना, उसमें मतलब आप जितने भी फास्ट बॉलर देखेंगे तो उनके साथ एक लफ्ज होता है स्पेशलिटी क्या है। ये इन स्विंग करता है, ये आउट स्विंग करता है, ये कट बड़ी करता है। मुस्तफीज को कहेंगे तो वो कट बड़ी करता है, अगर आप नाहिद को कहेंगे तो वो हार्ड लेंथ हिट करता है। इसी तरह मुख्तलिफ कोई भी शादाब को बॉलर देखें तो वो है फुल टॉस स्टार्ट। करते हैं, बिल्कुल ऐसे चीजें लगी हुई हैं बिल्कुल। तो अगर आप अपने आप अपने देखेंगे तो इनमें आपको कोई स्पेशलिटी नजर नहीं आएगी सिवाय इसके कि वो गेंद फेंकते। आप कोई उबैद की कोई स्पेशलिटी मुझे नहीं बता सकते, अली की नहीं बता सकते, खुर्रम की नहीं बता सकते, अब्बास की बता सकते हैं। और अब्बास आप देखें ना, आप अब्बास को आप यूज करते हैं साल में एक दफा, और वो क्या करेगा? मतलब 120-25 की रफ्तार से आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? उसमें भी अगर उसमें वेरिएशन में 3-4 आउट कर लेता है, तो आपके पास अगर वेरिएशन वाले अच्छे बॉलर्स हों तो क्या ये अच्छा हो जाए। अभी आप ये देखिए, अभी आपने उबैद की बात की है, इसका भाई नसीम शाह आया था तो ठीक ठाक था। उसके बाद शाहीन आया है। ये सारे 100 मतलब 45, 46, 47 के, हारिस था, ये सब आए थे। अब इशू क्या है? इसी उबैद को आप देखेंगे, ये 2 मैच खेलेगा, तीसरे के बाद इसे लगेगा कि मेरे बगैर तो टेस्ट हो नहीं सकता। ये खलीफागिरी शुरू हो जाएगी, मेहनत खत्म हो जाएगी, और साल बाद ये भी 125-30 का होगा और हर तीसरे मैच में जोर लगा के अनफिट हो जाएगा। तो ये आपके पास अभी भी फास्ट बॉलिंग जो आप चाहते हैं टेस्ट की, उस क्लास की फास्ट बॉलिंग बिल्कुल नहीं है ये। अच्छा लेकिन मैं इसमें एक बात ऐड कर दूं। मोहसिन साहब, आपने प्लेयर्स की उसकी मेहनत की जरूर बात की, कहीं एक फैक्टर होता है कि प्लेयर मेहनत करें, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इससे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो कोचिंग स्टाफ के ऊपर आता है कि लड़के जब पाकिस्तान की टीम के अंदर इंडक्ट होते हैं तो उस वक्त उनकी पेस 145 प्लस होती है, लेकिन जिस तरह वो खेलते जाते हैं उनकी पेस बढ़ने की बजाय वो कम हो जाती है। और हम ये देखते हैं कि जो उनकी रिकवरीज की सूरत हाल है, शाहीन आफरीदी का नाम लें, नसीम शाह का नाम लें, आप इवन हारिस रऊफ का नाम लें, आप पाकिस्तान में गो के वो उस तरह से रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेले हैं, लेकिन हमारे फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद को जो भी आप लेकर जा रहे हैं, इनका भी इंजरी का कोई रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। तो जो भी पाकिस्तान की टीम में इंडक्ट होता है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि बजाय इसके कि उसमें बेहतरी आए, बजाय इसके कि उसमें ज्यादा पुख्तगी आए एक्सपीरियंस के साथ साथ, उसकी स्पीड भी कम हो जाती है, उसकी लाइन लेंथ, उसकी वेरिएशन सारा कुछ खत्म हो जाता है। यहां तक कि उसको यह भी नहीं पता होता कि उसने इंजरी के बाद रिकवर किस तरह करना है। तो मेरा यह ख्याल है कि पहला सवाल जो है ना, वो उन कोचेस के साथ होना चाहिए जो इतने तवील अरसे से पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ चिपके हुए हैं, और उनमें खास तौर पर जो आकिब जावेद साहब जो खुद फास्ट बॉलर थे। यानी अगर आकिब जावेद साहब के 4 साल पीसीबी में काम करने के बावजूद भी क्रिकेटर्स को यह पता नहीं चल रहा कि रिकवरी कैसे करनी है इंजरी से, तो फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी क्रिकेट से हाथ खड़े कर लेने चाहिए। यानी अभी मोहसिन साहब बात कर रहे थे, मैं थोड़ा शर्मिंदा भी हुआ था इस बात के ऊपर
कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर को लेट किया जाता था ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर के साथ, इंडिया के फास्ट बॉलर के साथ, अफ्रीका के फास्ट बॉलर के साथ। हमें आज बात करनी पड़ रही है मुस्तफीज और नाहिद राना जो है वो हमारे लिए सैंपल के सामने। मैंने जानबूझ के बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। एक करीब तरीन कंपटीशन ही है ना, मैं सीधा इसका स्टार्क के साथ या मैं सीधा हैदरवुड के साथ तो बात करने खुदा न खास्ता। जी हाँ, तो ये काबिल तरस सूरत हाल है पाकिस्तान क्रिकेट की। और मैं ये समझता हूँ कि जब तक आप बीमारी को उसकी जड़ से नहीं पकड़ते, देखें आप प्लेयर्स को निकालते हैं, आप कप्तानों को फारिग करते हैं, लेकिन आपने आज तक उस सिलेक्शन कमेटी से सवाल नहीं पूछा, आपने आज तक कोच से सवाल नहीं पूछा, यहाँ तक कि आपका जो पीसीबी का पूरा एक एजेंडा सेटिंग का मामला बना हुआ है, आपने जानबूझकर ये लूप होल छोड़ा हुआ है कि सिलेक्शन कमेटी का कोई एक हेड नहीं है ताकि उसको अकाउंटेबल ठहराया जा सके। तो अकाउंटेबिलिटी जो है वो स्टार्ट होगी कोचेज और सिलेक्टर्स से। टू बी वेरी ब्लंट, टू बी वेरी ओपन, जब तक ये लोग फारिग नहीं होंगे पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर नहीं हो सकती। आखिरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जब तक आकिब जावेद साहब पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ चिपके हुए हैं उस वक्त तक पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी के कोई इम्कान नहीं। अच्छा, वैसे मुझे बड़े मासूम से लगते होते हैं अहमद सईद साहब, ये बात करते हैं मोहसिन साहब कि कोई हेड नहीं है ताकि उसको मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाए, अकाउंटेबल ठहराया जाए। मेरी बात सुने, जो पहले हेड हुआ करते थे वो क्या अकाउंटेबल ठहरे? क्या उनका कुछ आप बिगाड़ सके? वो अपना आए, अपनी अयाशी की और वो अपनी मर्जी से चले गए, और ये बस इतनी सी है भाई। ये बीइंग क्रिकेट फैन जो है ना, ये सारी चीजें हमारे साथ कम से कम उनके अंदर ये शर्म तो होती ना कि इस्तीफा दे देते। बिल्कुल भी नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। हाँ जी, नहीं, एक मैं आपको छोटा सा इसका बता देता हूँ। देखिए, अहमद साहब की बात बड़ी कीमती है जी। इससे पहले वो ठीक है, लेकिन एक चीज जो आपने ना लूप और खुद ही छोड़े हुए, वो क्या है वो आपको बताता हूँ जी। आपने यहीं पे सुना कि हमारे ही टेस्ट क्रिकेटर ये कहते सुने गए हैं, और उन्होंने रेफरेंस और बाई नाम जिस तरह आप सिकंदर वक्त का नाम ले लें, तो वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो हेड कोच जो है वो ये कह रहे हैं कि डोमेस्टिक की जरूरत नहीं है हमारे जो प्लेयर खेलने की। अगर वो ये कह रहे हैं कि डोमेस्टिक खेलने की जरूरत नहीं है, और एक बंदे ने बाय नेम बहुत बड़ा नाम है इस वक्त, वो मतलब खवातीन के साथ हैं, तो वो उनका ये कहना है कि जनाब ये भी एक बड़ा नाम है कि आपको फिटनेस टेस्ट की जरूरत नहीं है, बच्चे परेशान होते हैं, नहीं देना चाहते। ये वो चीजें हैं, ये वो सोच है। और आपका पीसीबी का एक पॉडकास्ट पढ़ा है जो उनकी एक पीसीबी की एक एंकर है, उनके साथ उनका पढ़ा है। उन्होंने कहा कि हमारा जो सबसे तेज बॉलर है, नाम लिए बगैर वो सारे जानते हैं, तो वो उन्होंने कहा जी कि फिटनेस टेस्ट का जो एंट्री टेस्ट है ना, फिटनेस टेस्ट तो अलहदा बात है, उसका एक एंट्री पॉइंट है, एंट्री के कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो भी वो पास नहीं कर सका। तो अगर आप इस तरह करें तो इसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि उबैद शाह हो या मोहम्मद अली हो या खुरम हो, जब तक इनको कंपटीशन मिलेगा, इनको नजर आएगा कि मैंने शाहीन से या नसीम से बेहतर बॉलिंग करनी है, तो ये मेहनत करेंगे। जिस वक्त ये वहां जाके ये करेंगे ना कि जनाब मैं तो अब डेफिनेट चॉइस हूँ, मेरे बगैर तो हो ही नहीं सकना, तो फिर वो कहेंगे जी नहीं मैंने नहीं देना टेस्ट, रहने दें जी, क्या जरूरत है। तो ये जो खलीफागिरी है और इस खलीफागिरी की इजाजत है, ये आपका बेड़ा गर्क कर रही है। रीहैब तो बड़े बाद के मसले हैं। पहले तो आपको ये जब आपको ये मेहनत ही नहीं होगी, जब आपके पास कोई कंपटीशन ही नहीं होगा, आपके सामने कोई प्लेयर ही नहीं होगा, तो आप तो समझेंगे कि ठीक है यार मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, मैंने खेलना। तो यही आपके शाहीन है या नसीम है या हारिस है, ये जो प्लेयर पावर है, इसी की वजह से शादाब है। तो क्या है ये, वो डेफिनेट चॉइस समझते हैं अपने आप को, क्या जरूरत है डोमेस्टिक खेलने की या किसी इम्तिहान में पढ़ने की। बिल्कुल ऐसा ही है। बहरहाल ये मेरे सामने कुछ पेपर पड़े जिसमें किसी ने जिसारत की हुई है ये लिखने की, मोहसिन साहब, कि शाहीन शाह अफरीदी दोनों टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। ठीक है ना, अभी अहमद सईद को मैं ये कहता कि अल्लाह माफ़ करे, ये बाहर होना ये इनके लिए सूटेबल नहीं, उनको रेस्ट दे दिया गया, आराम दिया, नॉर्दर्न जाए, वहाँ पे थोड़ा सा माइंड फ्रेश करें और उसके बाद वापस। हाँ, जिस तरह कुछ बुजुर्गों के कार्ड होते हैं ना, तो 2-3 लफ्ज मद्दोजल्ला, एहतराम, 3-4 लफ्ज वो भी पहले लिखे हैं। तो मोहसिन साहब, ये शाहीन शाह अफरीदी का बाहर होना, हसन अली और अमाद भट्ट जो है वो ये सीरीज से बाहर हो गए हैं, कोई फायदा होगा इस चीज का? फायदा बस यही होगा कि फैन हमें मतलब सिर्फ अच्छे को अच्छे से, बुरे को बुरे से, कमजोर को कमजोर से आप रिप्लेस कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं होना। कोई फायदा नहीं, सिर्फ ये कि टेम्परेरी आपकी फेस वैल्यू बदलेगी, ये परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, और फिर सीनियर्स के आने का दोबारा फिर उनको वापस उन्हीं से उम्मीदें लगानी पड़ेंगी। जी, यही टेक्निक है। इसी तरह जो आपकी जो T20 की टीम जा रही है वो भी इसी तरह ही। बिल्कुल। अच्छा, मैं कमिंग बैक टू अगेन उसी पॉइंट के ऊपर, देखें मोहसिन साहब ने ये बात की, उन्होंने कहा कि हमारे जो कोच हैं वो ये कहते हैं डोमेस्टिक खेलने की जरूरत नहीं है और वगैरह वगैरह। सवाल ये है कि इन कोचेस को लाया कौन है?
इन कोचेस को जो लोग ला रहे हैं और जो लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनके ऊपर क्यों नहीं बात करते आप? भाई चलो माइक सेन तो नहीं खेला हुआ ना क्रिकेट, माइक सेन तो नहीं खेला हुआ क्रिकेट, हमने इसके ऊपर काफी ढिंडोरा पीट लिया कि एक ऐसे आदमी को ला के आप नेशनल टीम के साथ बैठा दिया है जो कभी उस प्रोसेस से गुजरा ही नहीं है, उसे क्या पता प्लेयर कैसा डेवलप होता है, उसे तो ये नहीं पता कि 50 की इनिंग को 100 में कन्वर्ट करने का प्रेशर क्या होता है, उसे तो ये नहीं पता कि एक टेस्ट मैच जब ड्रॉ करना होता है तो उस वक्त अब जब डिविलियर्स और हाशिम आमला का जो बहुत मशहूर मैच है जो उन्हें इंडिया में खेला था, यानी 250 बॉलें खेल के उन्होंने 24 रन किए हुए थे, उस वक्त की वो जरूरत थी, उस वक्त वो इंटेंट था जिस इंटेंट की वजह से उन्होंने वो टेस्ट मैच बचाया। एक आदमी जो कभी खुद इस सिचुएशन से गुजरा ही नहीं है वो कैसे ये सबक पढ़ा सकता है? तो मेरा सवाल अगेन उन लोगों से ये है जो लोग ये कोचेज लेकर आते हैं, क्या पाकिस्तान में इससे कॉम्पिटेंट कोचेज नहीं है? क्या पाकिस्तान में इससे बेहतर लोग स्टाफ आपको लीड करने के नहीं मिलते? मसला ये है कि अगर इनसे बेहतर लोग ऊपर आकर बैठेंगे तो ये इनसिक्योर हो जाएंगे। और जो आपने बात की, अगर मैं उस पर भी एक जुमला अगर यहाँ बोलने की मुझे इजाजत दें, अगर माजी में गलत हुआ है ना तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने उसको ठीक नहीं करना। अगर माजी में सिलेक्टर या कोचेस ठीक काम नहीं कर रहे थे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आकिब जावेद की उम्मीद देंगे जो तुम भी लगे रहो। भाई उसूल की बात है ना, आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो साइड पे हो जाए। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहा था, आकिब जावेद साहब के अल्फाज थे कि चलो कोई जिम्मेदारी नहीं लिया तो मैं ले लूंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एशिया कप की बात है। आकिब जावेद साहब ने अभी तक स्टेप डाउन क्यों नहीं किया? उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ली? या फिर अगर उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी तो 8 महीने 10 महीने गुजर गए एशिया कप को, बल्कि साल होने वाला है, पाकिस्तानी क्रिकेट बेहतर क्यों नहीं हुई? ना पाकिस्तानी क्रिकेट बेहतर हुई है ना आकिब जावेद साहब। अपना रोड मैप अहमद साहब आप थोड़ी जल्दी कर रहे हैं, उन्होंने बता दिया, उन्होंने कहा अंडर 19 से मेरी उम्मीद है कि ये अच्छा खेलेंगे। अच्छा चलें ये भी शुक्र है कुछ क्लैरिटी आई है। पिछले एक साल के अंदर कोई 20वीं स्टेटमेंट है आकिब जावेद साहब की जो वो लोगों को गोली बना के जो है ना उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। कभी वो थोड़ा अर्सा पहले कह रहे थे कि हमारी खवातीन की टीम इंडिया को हरा देगी।